अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो अच्छा बच्चों, अब ये जो मोशन का वर्ड है, इसके बारे में आप पहले से फेमिलियर हैं। हमने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसमें हमने मोशन को बड़े अच्छे से डिस्कस किया। अब वो जो मोशन थी वो थी रेक्टिलिनियर मोशन। मींस किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो था, उसमें हमने जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती थी, लाइक एक कार वो सीधे पाथ में मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब ये जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वर्ड ही बता रहा है कि किसी भी बॉडी की मोशन को हम डिस्कस करेंगे जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक दायरा नुमा रास्ते में मूव करेगा। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो जो हमने स्ट्रेट पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी, वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो थी रेक्टिलिनियर पाथ के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना है सर्कुलर पाथ में। तो इस चैप्टर में फिर हम क्या करेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, उसके डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से निकालना है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालनी है, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्या क्या इक्वेशंस होंगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम सीख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। इसकी डिफाइन है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड द एक्सिस ऑफ एन अदर बॉडी। किसी भी बॉडी की किसी दूसरी बॉडी के एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है उससे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि सूरज के गिर्द जो ज़मीन है वो मूव कर रही होती है, तो ये जो पाथ बनाती है आलमोस्ट ये सर्कुलर होता है। तो हम ज़मीन की सूरज के गिर्द मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसके अलावा मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये तो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात है, मींस लार्ज स्केल पे। हम अगर एटॉमिक लेवल पे भी बात करें तो वहाँ पे भी एक न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। तो साथ ही हमने डिस्कस करना है इसके रोटेशनल मोशन क्या है, जिसको हम स्पिन मोशन भी कहते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस। किसी भी बॉडी की अपने ही एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है उसे हम रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। जैसे कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। एक तो ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है, जिससे एक साल मुकम्मल होता है, जिसको हम 365 दिन 6 घंटे बोलते हैं। और ज़मीन जब अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, वो अपने एक्सिस के गिर्द जब घूम रही होती है, अपना एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है जिससे हम दिन रात कहते हैं। तो इसकी फिर एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसके अलावा हम बड़े अच्छे से जानते हैं, जो फ़ैन है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, तो फ़ैन की जो मोशन है वो भी रोटेशनल मोशन कहलाती है। इसके अलावा जो एक टायर होता है, मींस एक व्हील जो होता है, वो भी अपने एक्सल के गिर्द घूम रहा होता है, तो उसकी मोशन भी क्या है, रोटेशनल मोशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब हम ये चैप्टर सर्कुलर मोशन का पढ़ रहे हैं तो फिर इसके साथ हम रोटेशनल मोशन क्यों ले रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन को हम सर्कुलर मोशन में इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि जो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन है, ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होती, ये एक दूसरे के साथ साथ ही चलती हैं। मींस बाज़ात हमारे लिए ये डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मोशन सर्कुलर है और कौन सी मोशन रोटेशनल है। लाइक हम पूरी अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो पूरी अर्थ की अपने ही एक्सिस के गिर्द मोशन रोटेशनल मोशन कहलाएगी। अब आपको क्योंकि पता है जो भी कोई चीज़ है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। अगर हम इसका एक एटम या एक पार्टिकल कंसीडर कर लें, तो जब एक पार्टिकल ज़मीन का उसके एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो उस अकेले सिंगल पार्टिकल की जो मोशन है ज़मीन के एक्सिस के गिर्द, वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर मोशन। तो इसलिए फिर हम सर्कुलर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन को भी डिस्कस करते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन।
अब हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब होता था? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता था, जिसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका नाम ही बता रहा है, इसको हम एंगल में मेजर करेंगे। तो क्या होगी इसकी डिफाइन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, धारानुमा रास्ते में मूव कर रहा होता है, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। इस एंगल थीटा को हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक कन्वेंशन बनाई हुई है जो हमें ज़बरदस्ती कह लें कि यूज़ करनी पड़ेगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, तब हम एंगल लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसके लिए हम एंगल लेते हैं नेगेटिव। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, वाइल फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। जब एंगल बहुत ही छोटे छोटे बन रहे होते हैं तब क्या होता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर लिया जाता है। लेकिन जब एंगल बहुत बड़ा हो जाए तो फिर डायरेक्शन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो तब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहता। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑब्वियसली इसकी एक डायरेक्शन भी होगी जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की थी। तो इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। जिस एक्सिस के गिर्द एक बॉडी घूम रही है, हमने उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ लेना है, कर्लिंग इन फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जो किसी भी बॉडी की रोटेशन है की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां होनी चाहिए। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लाइक ये जो मेरा अंगूठा है अपवर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में, और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन। तो जो मेरा अपवर्ड थंब है ये क्या बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये अपवर्ड मेरा अंगूठा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में है, मींस जिसके गिर्द एक बॉडी घूम रही है, तो ये जो मेरी उंगलियां हैं ये बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन में है। तो ये जो मेरा स्ट्रेट थंब होगा ये बताएगा किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते थे यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके 3 यूनिट्स हैं, डिग्री एंड रेवोल्यूशन, और तीसरा है रेडियन। लेकिन यहाँ जो डिग्री और रेवोल्यूशन मैंने मेंशन किए हैं ये दोनों ही नॉन एसआई यूनिट्स हैं। तो एसआई यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये है रेडियन। 2 प्रूफ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में आते हैं। वो प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ है एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप लोगों को पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो फासला होता है उसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाता है। अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल को साइड पे मेंशन कर दूँ तो आप लोगों को पता है 90 का एंगल जो मान रहा होता है उसके सामने हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो थर्ड साइड बचती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें है पी क्यू जो कि आर्क लेंथ एस के बराबर है,
और क्या है इसका नाम, हाइपोटेनस 90 के एंगल के सामने होता है, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल आर के बराबर है। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, जब एंगल थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, साइन थीटा ऑलमोस्ट, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो फिर साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे, ये आर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, साइड्स को रिप्लेस कर दें तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये प्रूफ हो गया। इसके अलावा एक और प्रूफ आता है पेपर में, वो क्या है, ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एस इक्वल होता है आर थीटा के। तो यहाँ पे जो आर है दूसरी साइड पे जाके एस पे डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर आ जाएगा। एक सर्कल के रेडियस को आर कहते हैं। एक बॉडी की जो कंप्लीट रोटेशन है वो 2 पाई के बराबर होती है। कंप्लीट रोटेशन 2 पाई को हम सर्कल के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, आर से कट गया तो बाकी क्या बच जाएगा 2 पाई। तो एक मुकम्मल जो रोटेशन है डिग्री में वो 360 के इक्वल होती है। यहाँ पे मैंने साइड्स को रिप्लेस किया, तो 2 पाई को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो इधर 1 रेडियन बच जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 2 180 आता है, और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दें तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 180 को जब 3.14 पे डिवाइड करते हैं तो 57.3 डिग्री आ जाता है। तो ये भी प्रूफ हो गया 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसी तरह अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जो 2 रेडियन है ये किसके इक्वल होगा, तो जो 2 रेडियन है ऑब्वियसली आप लोग 57.3 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 114.6 डिग्री। तो इसी तरह वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। जब आपको ये याद होगा 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है, तो जितने रेडियन का वो पूछ लें आपने 57.3 डिग्री से उस नंबर को कर देना मल्टीप्लाई।